कोविड लॉकडाउन हो गया। मेरा हॉस्पिटल 2 महीने के लिए बंद हो गया था और मेरे पास वाटर कलर सप्लाईज थी घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम पास किया जाए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था जो पोस्टर बनाया था। तो ये मेरी शुरुआत हुई कि मैंने टाइम पास के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम था और मेरे पास वाटर कलर्स थे, तो मैंने उसको पिकअप किया। सोचा कुछ और था कि टाइम पास किया जाए, और जब कुछ टाइम आप टाइम पास करते हो फिर आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर आपको लगता है कि काश कुछ ऐसी पेंटिंग्स बन जाएं जो आपके घर में आपकी दीवारों पे लग सके और आप लोगों को बता सको कि ये मैंने बनाई है। फिर वो हॉबी जो है पैशन में कन्वर्ट हो गई। पेंटिंग करती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। पर मैं बाय नेचर बड़ी डिसिप्लिन्ड हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको पूरा दिन प्लान होना चाहिए। तो नॉन मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो पापा ने बोला कि आप मेडिकल लो। सो उस टाइम तो अपने पेरेंट्स की बात मानते भी थे, जो पेरेंट्स बोलते थे करते थे। तो मैं डॉक्टर ही हूँ। और पेंटिंग भी मेरे एक केस में अचानक स्टार्ट हुआ, मैंने चूज़ नहीं किया। तो दोनों चीज़ें मैंने चूज़ नहीं करी, लेकिन अब मैं उन दोनों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो 23 अप्रैल में मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन दिल्ली में हुआ, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। भी आर्टिस्ट के लिए हर एक माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना पेंटिंग करना, उसको अच्छा बना पाना एक माइलस्टोन होता है, फिर एक एग्जीबिशन करना, फिर एक बड़ी सिटी में एग्जीबिशन करना, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाना। आपकी हर एक क्रिएशन आपका बेबी है। बिना एक्सप्रेशन के तो पेंटिंग लाइफलेस है। तो आप जब उन एनिमल्स को बनाते हो तो आपकी टेंडेंसी होती है कि आप उनका एक्सप्रेशन और उनका जो एक इमोशन कैप्चर कर सको। तो मैं जस्ट हमारे आसपास जो ब्यूटी है उसको कैप्चर करना चाहती हूँ। तो वो मेरी इंस्पिरेशन होती है, और चैलेंज मुझे होता है कि मैं ऐसा कैप्चर कर सकूँ कि जब कोई मेरी पेंटिंग को देखे वो उसे रिलेट कर सके। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का और मेरी मदर इन लॉ का रहता है। आर्ट है वो अपने पास रखने की चीज़ नहीं होती है, आर्ट दुनिया के लिए बनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में पायल चौधरी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं करी बल्कि रेडियोलॉजिस्ट भी रह चुकी हैं। एक ऐसी शख्स जो महिलाओं के लिए और पूरे समाज के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने ये बताया कि अपने प्रोफेशन को, पैशन को और परिवार को कैसे सफलतापूर्वक संभाला जा सकता है। जिनके पति विशाल के कार्यों में रंग भरते हैं और वही कैनवस पे रंग भरती हैं। तो उनसे मिलना चाहेंगे, आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी कहानी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सुषमा महाजन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। सबसे पहले हम शुरुआती सी चीज़ से करना चाहेंगे। एक रेडियोलॉजिस्ट जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती है, जो कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती है, और एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग्स बनाती हैं, मैं ये मानती हूँ कि ये दोनों करियर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, बहुत ज़्यादा विभिन्न हैं। एग्जैक्टली तो इसी के जरिए आपने कैसे शुरुआत करी, ये कहानी कैसे आगे बढ़ी, क्या इंस्पिरेशन मिली आपको? मेरे केस में ये जो कहानी आप स्टार्ट कह रहे हो, ये कोई प्लान्ड वे में नहीं हुआ था। मैं 25 ईयर से रेडियोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ पर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। ये जो पेंटिंग की शुरुआत कोई प्लान्ड वे में, या मेरा कोई पैशन नहीं था कि मुझे पेंटिंग करनी है, एक बार मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो पेंटिंग करूँगी। ये मेरे केस में कोविड के कारण, मेरी बेटी तब 12th में थी 2020 में, तो उसका फाइन आर्ट सब्जेक्ट था 12th के बोर्ड्स में, ऑप्शनल सब्जेक्ट था। उसके लिए उसको एक वाटर कलर पोस्टर बनाना था। उसको सिखाने के लिए मैं वाटर कलर सप्लाईज लेके आई थी, और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, और उसको सीखने के बाद मैंने उसको वाटर कलर पोस्टर में हेल्प करी, और वो बन भी गया। और विदिन 2 वीक्स कोविड लॉकडाउन हो गया। मेरा हॉस्पिटल 2 महीने के लिए बंद हो गया था, और मेरे पास वाटर कलर सप्लाईज थी घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम पास किया जाए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था जो पोस्टर बनाया था। तो ये मेरी शुरुआत हुई कि मैंने टाइम पास के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम था और मेरे पास वाटर कलर्स थे, तो मैंने उसको पिकअप किया। पर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सोचा कुछ और था कि टाइम पास किया जाए, और जब कुछ टाइम आप टाइम पास करते हो फिर आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर आपको लगता है कि काश कुछ ऐसी पेंटिंग्स बन जाएँ जो आपके घर में आपकी दीवारों पर लग सके और आप लोगों को बता सको कि ये मैंने बनाई है। तो ये शुरुआत ऐसे थी, टाइम पास, और फिर कुछ बन जाए, और फिर जब कुछ बनना स्टार्ट होता है फिर आपको होता है नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा। तो ये ऐसा फर्स्ट ईयर तो ऐसा ही निकला, आगे आगे क्या बन सकता है और मैं क्या बना सकती हूँ। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद उसके में एक डायरेक्शन आ गई थी, क्योंकि 1 ईयर के बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट एग्जीबिशन करी, और उसमें लोगों का जो रिस्पांस था बहुत अच्छा था। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो उससे आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर आप उसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू हो जाते हो। उससे पहले तो हॉबी की तरह चल रहा था, फिर वो हॉबी जो है पैशन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, आप कर पा रहे हो, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होता, फिर तो आप करते जाते हो करते जाते हो। तो वो जो जर्नी आप कह रहे हो, कहानी जो 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी वो अभी तक चल रही है, मेरा पैशन बन चुकी है।
आप जैसे कह रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट आपका प्रोफेशन था और पेंटिंग फिर बाद में पैशन बन चुकी थी। बीइंग एन आर्टिस्ट मैं ये मानती हूँ कि आपको फुल टाइम उस चीज़ में इंडल्ज होना पड़ता है। तो फिर अभी आपने वो चीज़ें कैसे मैनेज करी कि परिवार को भी मैनेज करना है, आपकी बेटी भी है तो उसको भी ध्यान देना है, उसके ऊपर भी अपने हस्बैंड के लिए भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपके प्रोफेशन के लिए आपकी ज़िम्मेदारी, बिकॉज आपके पेशेंट के लिए, बिकॉज कैंसर की बीमारी तो मैं मानती हूँ कि समाज की सबसे बड़ी बीमारी है एग्जैक्टली और उसी को देखते हुए फिर पेंटिंग जो फुल टाइम मांगती है, तो कैसे मैनेज करा आपने? एक्चुअली आप मेरी तरह से सोचेंगे क्योंकि मैं 25 ईयर से डॉक्टर हूँ, तो वो मेरा मेन प्रोफेशन है, तो मैं उसको मेन चीज़ मानती हूँ। और जो मेरे लिए पेंटिंग है वो एक डिफरेंट तरह का पैशन है, जिसमें कि जब मैं पेंटिंग करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। उसको फुल टाइम बनाना, अभी मैं उस वाले फेज़ में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने जो करियर जो मैंने 25 साल लगाए हैं उसको छोड़ नहीं सकती, तो उसको तो एज़ इट इज़ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी मेरा पैशन है। और पेंटिंग क्योंकि मेरा 5 साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो उसको कवर अप करने के लिए मैं फुल टाइम तो नहीं दे सकती, पर रोज़ 2 से 3 घंटे लगाती हूँ, ताकि मैं अपना शौक़ भी पूरा कर सकूँ। और रही बात मेरी फैमिली की और बच्चों की, अ, जिस टाइम मैंने ये स्टार्ट किया, एज़ आई टोल्ड यू, मेरी बेटी तब 12th में थी, फिर वो मेडिकल कॉलेज चली गई। बेटा मेरा पहले ही जॉब कर रहा है। सो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मेरे ऊपर नहीं थी, क्योंकि दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। लेकिन डेफिनेटली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती हैं। पर मैं बाय नेचर बड़ी डिसिप्लिन्ड हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको पूरा दिन प्लान होना चाहिए। आप ये टाइम आपका फ़िक्स होना चाहिए, आपका प्रोफ़ेशन क्या है, ये पेंटिंग क्या है और ये बाकी चीज़ों के लिए है। तो अगर आप अपने दिन को पूरा प्रायोरिटाइज़ कर लेते हो तो आप मैनेज कर सकते हो। तो मैं अपने डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ में अपने प्रोफ़ेशन को, अपनी पेंटिंग को, अपनी फैमिली को बिना किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए आगे जा रही हूँ। मैम जैसे देखा जाए बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट एंड बीइंग एज अ आर्टिस्ट, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने स्टार्टिंग करियर के अंदर सोचा तो डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया था? मुझे लगता है मेरे केस में हर एक चीज़ अचानक अपने आप ही होती है। मेरे अंदर ऐसा कोई ये नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, स्कूल में अच्छी थी स्टडीज़ में। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि आपको मेडिकल प्रोफेशन लेना चाहिए, बिकॉज़ आप स्टडीज़ में अच्छे हो और आप डॉक्टर अच्छे बनोगे। क्योंकि हमारे टाइम में अगर आप अच्छे होते थे स्टडीज़ में, या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल, ये चॉइस होती थी। तो नॉन मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो पापा ने बोला कि आप मेडिकल लो। सो उस टाइम तो हम अपने पेरेंट्स की बात मानते भी थे, जो पेरेंट्स बोलते थे करते थे, तो इसलिए मैंने मेडिकल लिया। लेकिन जब एक बार आप एंटर कर गए तो विद इन 1 और 2 ईयर्स आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपको लगता है कि आप मेडिकल प्रोफेशन के लिए ही बने थे। और वो बात सही भी है, क्योंकि मैंने 91 में ज्वाइन किया था और अब 25 तक आई फील कि आई वाज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर ओनली, तो मैं डॉक्टर ही हूँ। और पेंटिंग भी मेरे एक केस में अचानक स्टार्ट हुआ, मैंने चूज़ नहीं किया। तो दोनों चीज़ें मैंने चूज़ नहीं करी, लेकिन अब मैं उन दोनों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ। दोनों मेरे लिए इतने क्लोज हैं। इसके अलावा जैसे हमें पता है कि आपकी पेंटिंग को अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने एग्जीबिशन करी थी पेरिस के अंदर, उसके अलावा नेशनल लेवल पे भी आप जयपुर के अंदर कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर कर चुके हैं। तो ये सारा सफ़र कैसे रहा, मतलब उस माइलस्टोन तक पहुंचना, उसको अचीव करना अपने आप में एक बेहद सफलतापूर्वक बात है। तो वो और उसकी एक ऐसी कौन सी खास मेमोरी आपको आज तक याद है और ऐसी कौन सी खास पेंटिंग है जो आप चाहते हो कि उसको तो लोग ज़रूर ज़रूर देखें? आ, पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट ईयर में तो कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। जब फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ उसके बाद आपको लगता है कि आप कर सकते हो, फिर देर वॉज नो स्टॉपिंग मी, मैं करती जा रही थी। सो आई हैड 3 एग्जीबिशन इन जयपुर, 3 जयपुर में मेरी एग्जीबिशन हुई। फिर लोगों ने बोला कि मैम जयपुर में काफ़ी हो गया, अब आप दिल्ली की तरफ या मुंबई की तरफ, बड़े सिटी की तरफ जाइए। तो अब मैंने दिल्ली चुना, क्योंकि मैंने दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया था। और दिल्ली में जो मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था उसको करने के लिए हम दिल्ली में लोगों को अप्रोच किया था। तो हमें किसी ने बताया, डॉक्टर अलका पांडे मैम, शी इज़ अ वेरी बिग नेम इन आर्ट सर्कल। वो एक आर्ट हिस्टोरियन भी हैं, क्यूरेटर भी हैं। अगर वो आपकी एग्जीबिशन कर देती हैं तो नथिंग लाइक इट। तो हमने उनको अप्रोच किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे अपनी पेंटिंग्स भेजिए कुछ। तो मैंने उनको 2 या 3 पेंटिंग्स भेजी थी, तो उसमें स्क्विरल भी थी। तो फिर उनसे मेरी जब बात हुई, बोले मैं तुम्हारी एग्जीबिशन करूँगी क्योंकि तुम्हारी स्क्विरल मेरे से बातें करती है। बिकॉज़ उसकी जो आइज़ थी स्क्विरल की, शी वॉज़ कैप्टिवेटेड बाय दैट। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मैम इतने बड़े स्टेचर की वो हैं और उन्होंने मेरा सोलो एग्जीबिशन करना एक्सेप्ट किया। तो 23 अप्रैल में मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन दिल्ली में हुआ, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि आप
लोकल करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो, आपको पता है कि आसपास जो आपके लोग आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब हैं, आपको सब सपोर्ट करने वाले हैं। पर जब मेरा फर्स्ट जंप था, दैट वाज इंडिया हैबिटेट सेंटर, और उसमें भी मेरा सोलो एग्जीबिशन हुआ था, मैम ने किया था। और जब मैम ने अप्रिशिएट किया कि पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनी हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट हो गया था। इवन वहाँ पे भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया था। तो उसके बाद मैंने मैम के साथ एग्जीबिशन लास्ट ईयर भी किया अगस्त में, तो उसमें भी रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने कभी कुछ प्लान नहीं किया, हम काम पेंटिंग बनाती रहती हूँ और एग्जीबिशन करती रहती हूँ। लेकिन जो लास्ट इसी साल जनवरी में मेरी एग्जीबिशन हुई थी जवाहर कला केंद्र में, तो वहाँ पर जो मेरा पेरिस में एग्जीबिशन हुआ, जो उनके क्यूरेटर थे वो आए थे देखने के लिए, उनको काम बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा जो मार्च में ताज आमेर में एग्जीबिशन हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर भी देखा। तो फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पेरिस में हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। सो दैट वाज अगेन अ वेरी बिग माइलस्टोन, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए हर एक माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना पेंटिंग करना, उसको अच्छा बना पाना एक माइलस्टोन होता है, फिर एक एग्जीबिशन करना, फिर एक बड़ी सिटी में एग्जीबिशन करना, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाना। ये सारे माइलस्टोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी हल्का नहीं मान सकते, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो छोटा वाला भी बड़ा होता है, और जब आगे जाते जाते हो। और रही बात पेंटिंग की कि ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो सब देखें, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि मैं अभी तक आज तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मैं किस पेंटिंग को बोलूँ। क्योंकि जब मैं एनिमल्स करती हूँ तो आई फॉल इन लव विद माई एनिमल्स, और फिर मैंने टेम्पल सीरीज़ करी थी अगस्त में लास्ट ईयर, तो मैं उसमें भी चूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि प्लस आपकी हर एक क्रिएशन आपका बेबी है, तो आपके लिए चूज़ करना बड़ा मुश्किल है। अदर आप, मैं सोचती हूँ कि अगर आप डिफरेंट लोगों से पूछेंगे कि आपको कौन सी अच्छी लगी, तो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आएंगे आपके पास, क्योंकि सब्जेक्टिव फीलिंग है। किसी को टेम्पल आर्ट अच्छा लगता है, किसी को एनिमल्स अच्छे लगते हैं। और मेरे लिए तो मैं जो 5 या 6 जॉनर्स करती हूँ, आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्ट, हॉर्सेस, ये सब मेरे वेरी क्लोज टू हार्ट है। तो मैं उनमें से किसी चीज़ को भी चूज़ नहीं कर सकती। अगर आप मुझे बोलोगे आपको सिर्फ एक करने को मिलेगा, तो आई विल बी वेरी अनहैप्पी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन 5 या 6 जॉनर जिनमें मैं काम करती हूँ उसको छोड़ना नहीं चाहूँगी, इसमें आगे जाना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि आप 5-6 जॉनर्स में काम करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हर जॉनर को बनाते टाइम आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करती हैं, और आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाने के पीछे? इंस्पिरेशन तो आप ये मानिए कि नेचर ही है, क्योंकि आपके आसपास जैसे एनिमल्स हैं, आर्किटेक्चर है। जैसे आप बाहर जाते हैं, इवन इफ़ यू गो फॉर अ जंगल सफारी, आपको लगता है टाइगर दिख जाए, लेपर्ड दिख जाए, क्योंकि हम लोग इतना उनके लिए फील करते हैं, क्योंकि हमें वो इतने मैग्निफिसेंट एनिमल्स हैं। तो इवन स्क्विरल दिखती है या कोई भी रैबिट, कुछ भी दिखता है, तो वी फील सो हैप्पी। तो उनको कैनवस पे कैप्चर करना अपने आप में एक बड़ा इंस्पिरेशन हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्पेशली उनके एक्सप्रेशन कैप्चर कर सको, क्योंकि बिना एक्सप्रेशन के तो पेंटिंग लाइफलेस है। तो आप जब उन एनिमल्स को बनाते हो, तो आपकी टेंडेंसी होती है कि आप उनका एक्सप्रेशन और उनका जो एक इमोशन कैप्चर कर सको। तो वो आपको अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, क्या मैं ये कर सकती हूँ, और अगर आप कर पाते हो देन यू फील कि दिस इज़ डन, 100% ठीक हो गया है। सेकेंडली, जब हम ट्रैवल करते थे, जैसे हम यूरोप गए, तो वहाँ पे आप आर्किटेक्चर देख के सोचते हो वाह क्या चीज़ बनाई है हमारे उन लोग एंसेस्टर्स ने, क्योंकि इतना ग्रैंड लगता है और आपको इतना अच्छा फील आता है। तो इसलिए मेरी टेंडेंसी होती है कि जो इतनी ब्यूटी, चाहे मैन मेड है या नेचर की, उसको मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। और मैं रियलिज्म में जाती हूँ, क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे जो आसपास, मेरे पास पेट्स हैं तो मुझे पेट्स बनाना अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई स्क्विरल दिखती है गार्डन में, तो मुझे स्क्विरल पेंट करना अच्छा लगता है। आर्किटेक्चर अच्छा लगता है। और जैसे हॉर्सेस, आई थिंक किसी को, कोई ऐसा ही होगा जिसको हॉर्सेस अच्छे नहीं लगते जब वो मोशन में होते हैं। तो मैं जस्ट हमारे आसपास जो ब्यूटी है उसको कैप्चर करना चाहती हूँ, तो वो मेरी इंस्पिरेशन होती है। और चैलेंज मुझे होता है कि मैं ऐसा कैप्चर कर सकूँ कि जब कोई मेरी पेंटिंग को देखे वो उसे रिलेट कर सके। अगर कोई मेरी यूरोप की पेंटिंग देखता है, तो दे शुड फील कि मैं यहाँ पे गया था, उसको नॉस्टैल्जिया होना चाहिए। और अगर वो नहीं गए हैं, तो दे शुड फील कि मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि वो उसकी ब्यूटी कैप्चर हो जाए। सिमिलरली विद एनिमल्स, तो मेरा वही टेंडेंसी होता है। जैसे कि हमें पता है कि आप जो पेंटिंग्स करती हैं, आप उनमें वाटर कलर्स का यूज़ करती हैं, एंड आई बिलीव वाटर कलर्स से पेंटिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द पेंटिंग, यू कैन डू इट बिकॉज बहुत इजी इजी तरीके भी हो सकते हैं। पहला सवाल यही रहेगा कि वाटर कलर्स को क्यों चूज़ करा। दूसरा, इसके अलावा कि आपको लगता है कि आपकी पेंटिंग समाज में कुछ जागरूकता भी फैलाती हैं, कई बार अवेयरनेस का काम भी करती हैं? पहली बात, वाटर कलर्स क्यों चुना वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा जो स्टार्ट था वो प्लान नहीं था। बेटी के लिए वाटर कलर्स घर पे थे और उसको मैंने पिकअप कर लिया। और कोविड में कोई टीचर नहीं था, और कोविड में आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, आप घर बैठ के पेंटिंग कर रहे थे।
तो टफ़ होता है, रादर टफेस्ट होता है, यू आर राइट। वो मुझे स्ट्रगल के टाइम पता लग गया था, क्योंकि 2-3 महीने तक तो कुछ बना ही नहीं, क्योंकि कभी कलर्स मडी हो रहे थे, पेपर बकल हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर आपके पास टाइम था, आप ट्राई करते गए। लेकिन कुछ महीनों बाद जब आपको वाटर कलर समझ आना शुरू हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट लविंग इट। और जब तक मुझे कोई बताता कि ये टफेस्ट है, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा, तो तब तक मैं उसको समझना स्टार्ट कर चुकी थी। तो इसलिए मुझे लगा कि इतना समझ लिया है तो इसी में आगे जाते हैं। इवन बाद में भी लोगों ने बोला कि आप कोई और मीडियम ट्राई करेंगे, बट आई फील कि मेरा थोड़ा बायस हो गया है वाटर कलर्स के लिए। आई फील वेरी कंफर्टेबल, आई फील कि मैं उनके साथ प्ले कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ जो बॉन्डिंग हो गया है ना, उसको मैं क्विट नहीं करना चाहती। अदरवाइज़ एक्रेलिक्स भी हैं, ऑयल भी हैं, एंड दे आर ईजियर एज़ कम्पेयर टू वाटर कलर्स। पर मेरा जर्नी मुझे लगता है वाटर कलर्स में लिखा हुआ है। मुझे लगता है हर एक पेंटिंग कोई ना कोई मैसेज लेके रखती है। आप किसी भी पेंटिंग से आप कोई भी मैसेज ले सकते हो। और आप, जैसे मैं पेट्स को पेंट कर रही हूँ, या मैं अपना उनका इमोशंस दिखा रही हूँ, या मैं जो वाइल्ड लाइफ दिखा रही हूँ, हम जब उनको देखते हैं वी अप्रिशिएट। लेकिन हमारी जो रियल लाइफ में हम जो करते हैं, वो हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। हमारा एनिमल्स के प्रति जो हमारे बिहेवियर है, आई डोंट थिंक सो कि वो एक बड़ा क्रूअल वाला होता है। हम उनको उस एम्पैथी और इतने प्यार से देखते ही नहीं हैं। इवन वैसे भी अगर हम देखें, अगर हम आर्किटेक्चर अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ हमारा इंडिया का हेरिटेज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम आप रियल लाइफ में जाइए, आपको क्या मिलता है वहाँ पर? कोई केयर ही नहीं कर रहा है। तो उसको बिल्कुल आप उसको वेस्ट होने दे रहे हो, जो कि बहुत गलत है। तो मुझे लगता है मैं जो ब्यूटी दिखा रही हूँ, ब्यूटी तो है, पर हम उस ब्यूटी को ना रिटेन कर पा रहे हैं, ना मेंटेन कर पा रहे हैं। तो हमारा मैसेज एज इट इज़, आप चाहो तो किसी भी पेंटिंग से ले सकते हो कि हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है, नेचर का दिया हुआ है, तो हमें अपना जो एंडेवर होना चाहिए कि हम उसमें आगे कैसे हेल्प कर सकते हैं, रादर कि उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जब आप एक आर्टिस्ट बनी, तो घर के अंदर कुछ नज़रिया बदला आपको देखने का? जो बच्चे पहले कहते थे कि मेरी मम्मा डॉक्टर है, क्या अब वो कहते हैं कि मेरी मम्मा एक आर्टिस्ट है? बोथ, डेफिनेटली बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन दे फील वेरी प्राउड, क्योंकि रादर जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिस टाइम मेरे को पेंटिंग्स नहीं भी बन रही थी, तब भी वो बोलते थे मम्मा बहुत अच्छी बनी है, मम्मा बहुत अच्छी बनी है। सो दे वर माई पिलर्स ऑफ सपोर्ट। द पॉइंट इज़ कि बच्चे तो डेफिनेटली प्राउड फील करते हैं, लेकिन इवन इन माई फैमिली, बड़े सर्कल में भी, माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ, होल फैमिली, दे आर फीलिंग कि जैसे इवन दे आर सरप्राइज, जैसे मैं तो सरप्राइज हूँ कि ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक गई है। इवन दे आर सरप्राइज्ड कि उनके सामने उनके फैमिली मेम्बर, उनका जो जिसको उतने सालों से देख रहे थे, सडनली एक नई डायरेक्शन में जा रहा है, तो दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का और मेरी मदर इन लॉ का रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज़ समथिंग बेसिकली अ मिरेकल फॉर अस। क्योंकि आप ये बिलीव करना कि 5 years में आप यहाँ तक आ सकते हो, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। पर मुझे लगता है कि फैमिली के सपोर्ट और प्यार से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है दिया कुमारी से लेके बड़े-बड़े अभिनेता आपकी पेंटिंग्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आपको क्या उससे मोटिवेशन मिलती है? आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है? और उन लोगों का आपकी पेंटिंग्स की तरफ क्या पर्सपेक्टिव रहता है? डेफिनेटली अगर कोई अच्छे लोग, जैसे दिया कुमारी जी खुद भी एक पेंटर हैं, तो उन्होंने उस फील्ड में अपना काम किया हुआ है। तो जब उन्होंने मेरी फ़र्स्ट टाइम पेंटिंग्स देखी थी, तो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स थे, जो एप्रिसिएशन था, दैट वाज़ अ बिग बूस्ट फॉर मी। क्योंकि आपने तो नई जर्नी स्टार्ट करी है, और जो आर्ट के बारे में समझ रखता है, आई रिमेंबर जब उन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम पेंटिंग देखा था, तो हर एक पेंटिंग पे उनके डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स थे, डिफरेंट हर एक पेंटिंग के बारे में, इसका कॉम्पोजिशन, इसका कलर्स, एवरीथिंग शी वाज कमेंटिंग ऑन दैट। तो दैट इज़, आपको जब बिगनर के लिए और इवन एज एन एस्टेब्लिश आर्टिस्ट, कोई जब एक अच्छे मुकाम वाला इंसान जो है और जो पेंटिंग की समझ रखता है, वो आपके काम की अगर कोई तारीफ़ करता है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट होता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि उनका तो काफ़ी रोल है, क्योंकि वो इस जर्नी में शी हैज़ बिन अ विटनेस टू दिस जर्नी। क्योंकि हम सेकंड एग्जीबिशन ऑनवर्ड्स, वो हर एक एग्जीबिशन के साथ वो हमारे जुड़ी हुई हैं। कभी वो हमारे इनाग्रेशन में आई, कभी क्लोजिंग में आई हैं। तो आई फील कि उनके साथ मेरा स्पेशल अटैचमेंट है। जब आप देखते हैं कि आपकी पेंटिंग्स दूसरों के घरों में आपको मिलती हैं, देखने के लिए मिलती है, और कई बार क्या होता है कि आप अपनी पेंटिंग सेल भी करते हैं, तो आपको नहीं लगता कुछ बहुत अनमोल चीज़ आपसे दूर जा रही है? बिकॉज़ आपने कहा कि आपकी पेंटिंग आपके लिए आपके बेबी की तरह है। तो जब वो दूर जा रही है, तो थोड़ा-सा वो अटैचमेंट इश्यूज़ वाली चीज़ नहीं होती है? 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। आप ये जो कह रहे हो कि आप किसी पेंटिंग को जो अपना बेबी मानते हो, किसी को दे रहे हो, दैट इज़ ओके। बट मुझे इनिशियल फेज़ में, जर्नी के स्टार्ट में, किसी ने 2 चीज़ें बोली थी कि आप पेंटिंग को कभी भी रिटेन मत करिए।
इन केस वो जा सकती है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो अपने आप में एक इंसेंटिव होता है और पेंटिंग्स करने के लिए। अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप ग्रेजुअली यू विल फील कि आपका जो इंटरेस्ट है धीरे 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 थोड़ा कम हो जाता है अगर आपके पास होता है। तो वो शायद मुझे कहीं क्लिक किया था, तो इसलिए मुझे वो वाला जो फीलिंग है, क्योंकि आपने बनाई है और आपके पास इमेज है, आप उसके साथ लिंक कर सकते हो, लेकिन आप उसको जाने दो, क्योंकि वो किसी और घर में जाएगी, कोई उसको और अप्रिशिएट करेगा। तो जो आर्ट है वो अपने पास रखने की चीज़ नहीं होती है, आर्ट दुनिया के लिए बनाया जाता है, ताकि अगर आपने कोई चीज़ ब्यूटीफुल चीज़ बनाई है, अगर आपने कोई स्क्विरल बनाई है प्यारी सी, तो किसी और के घर में लगी है तो किसी और के फेस पे स्माइल आनी चाहिए। तो आर्ट को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, इसको स्प्रेड करना चाहिए। तो वो वाला थिंकिंग जो मुझे लगा क्लिक किया, तो मैं उसके बाद से बड़े खुले दिल से, मेरा कोई बोलता है मुझे आपकी पेंटिंग चाहिए, तो आई फील वेरी गुड कि यस, किसी ने कोई मेरे आर्ट को अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो अपने आप में एक सिग्निफाई करता है ना कि वो आपके आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेकेंडली वो उनके घर जाएगी, वो जब भी उस पेंटिंग को डेली देखेंगे तो दे विल बी हैविंग सम अटैचमेंट टू दैट। तो वो अपना जो पर्पस है पेंटिंग बनाने का, कि आप कुछ ऐसा बनाएं जिससे लोग रिलेट कर सकें, तभी पूरा हो पाता है। जैसे आपने अभी पेरिस के अंदर आपकी एग्जीबिशन करी थी, तो वहाँ से वो कौन सा ब्यूटीफुल अप्रिसिएशन है जो आपको अभी भी याद आता है बहुत ज़्यादा? पेरिस में एक्चुअली जो हमारा एग्जीबिशन था, वहाँ पे 8 to 10 आर्टिस्ट थे, और सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन तो मुझे इस बात का मिला बिकॉज माई आर्ट वॉज रिफ्लेक्टिंग इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हेरिटेज सब दिखा रहा था। सो द कॉम्प्लीमेंट विच आई वॉज गेटिंग वॉज कि आप इतने जॉनर्स कैसे करते हैं, क्योंकि बाकी आर्टिस्ट जो थे उनमें जैसे किसी ने अगर कोई टेक्सचर आर्ट किया तो दे वर डूइंग टेक्सचर आर्ट, समबडी वाज डूइंग एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट ही कर रहा था। तो मेरे केस में दे वर सरप्राइज टू सी कि मैंने हॉर्सेस भी किए थे, टेम्पल आर्ट भी किया था, आर्किटेक्चर भी किया था। सो दे आर सरप्राइज कि कोई एक बंदा इतने जॉनर्स को डील कर रहा है। सो दैट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और इससे हमें पता चला कि इंडिया के आर्टिस्ट किस लेवल तक इंडियन आर्ट एंड कल्चर को मतलब इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल एंड फॉर एंटायर एवरीवन जो हमारे चैनल को भी देखते हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। ये देखा आपने डॉक्टर सुषमा महाजन, एक आर्टिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करा, जो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। आज हमारी उनसे मुलाकात हुई और हम बेहद खुश हैं, और आप ऐसे ही देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान को।